स्टूडेंट्स, ई सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ में यूनिट 2 में आज हम देखने वाले हैं द साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब उसको डेप्थ में आज जानने वाले हैं, यानी कि ये जो साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसको न्यायाधिकरण भी कह सकते हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल कह सकते हो या अपने सिंपल फॉर्म में उसको कोर्ट भी कह सकते हो। तो ये साइबर के जितने भी केस आते हैं उसको हम कैसे रेगुलेट कर सके, तो उसका कॉम्पोजिशन कैसे बनाया गया है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पावर और राइट्स क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड प्रीवियस टॉपिक, साइबर क्राइम और साइबर लॉ क्या है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैंने आपको बता चुका हूं कि साइबर आने से पहले आपको टेक्नोलॉजी यूज करते थे, टेक्नोलॉजी का मिस यूज न हो, तब हमारा साइबर लॉ आपके सामने आया है। कभी कभी ये साइबर के जो लोग मिसयूज करते हैं उसके लिए ही साइबर लॉ बनाया गया है, उसको पनिश कर सके, और ऐसे कई सारे रूल्स आपके इंडियन गवर्नमेंट ने बना चुके हैं। कभी नहीं पता था कि इंटरनेट इतना बड़ा हो जाएगा और इतने सारे मिसयूज भी इंटरनेट के होते जाएंगे। इसके कारण हमारा साइबर को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी और साइबर के लॉ की अप्लाई होने की जरूरत पड़ी। ये जो साइबर सिक्योरिटी है, वहां पे कई सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग लगाते हैं, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, टेररिज्म भी यूज करते हैं, ऑनलाइन टेररिज्म, और कभी कभी वो हैकर्स भी उनको साथ देते हैं, क्रैकर्स भी उनको साथ देते हैं, डोमेन नेम फिशिंग भी करते हैं और आईपी फिशिंग भी करते हैं। तो इसके कारण हमको साइबर सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ी। साइबर सिक्योरिटी में इलीगल और इमोरल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमको साइबर लॉ लाना पड़ा। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो साइबर लॉ है वो एनकम्पासिस है। एनकम्पासिस यानी कि इकट्ठा किया हुआ ऐसा चीज है जहां पे लीगल आ जाता है, स्टैट्यूटरी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी आ जाता है, और आपके कई सारे कंप्यूटर और नेटवर्क के इफेक्ट भी साथ में आ जाते हैं। तो ये भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो साइबर लॉ है वो जेनरिक टर्म है, उसके अंदर दो प्रकार के स्टैट्यूट्स आ जाते हैं। स्टैट्यूट नंबर 1 ये है कि इंडियन पेनल कोड 1860, और दूसरा स्टैट्यूट ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो आपके सामने अभी मैं रखने वाला हूँ। इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 आईटी को कहा जाता है और नोटिफाइड किया गया है अक्टूबर 17, 2000 में, और उसका एक ही मकसद है, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो ऑनलाइन हो रहा है उसका लॉ बनाया जाए। तो 1906 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में एक मॉडल रचा था। उस मॉडल को कहा था कि ये यूनिफॉर्म मॉडल है जिसको सभी देशों को अडॉप्ट करना चाहिए अपने अपने तरह से। तो अब वो यूनाइटेड नेशन वाला जो रेकमेंडेड किया था वो मॉडल सभी कंट्री ने अडॉप्ट किया, और उसमें थोड़े बहुत चेंज करते हुए भारत का 12वां नंबर था ये साइबर लॉ को एनेबल करने में, साइबर लॉ को एक्टिव करने में, साइबर लॉ को पास करने में, और तब जाके हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना। पहली शुरुआत ये साइबर लॉ की यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई कॉमर्स एक्ट बनाया 98 में, उसको रीअडॉप्टेड किया गया और 99 में उसका बिल रखा गया, लेकिन पास हुआ मई 2000 में। तब जाके हमारा ये इंटरनेशनल लॉ एक साथ नहीं जुड़ा, उसके अंदर कई सारे रूल्स कहीं कहीं जगह से अडॉप्ट किए गए हैं, डिराइव किए गए, जैसे कि इंडियन पेनल कोड 1860 है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, बैंकर्स बुक एविडेंस 1891 है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 है। तो ये सभी जगह से उन्होंने कई सारे रूल्स को अडॉप्ट किए, डिराइव किए। उसका ऑब्जेक्टिव ये था, जब आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव मैंने पिछले सेशन में बता चुका हूँ। इसके बाद कई सारे ऑब्जेक्टिव उन्होंने चेंज किए, कई सारे ऑब्जेक्टिव ऐड भी किए गए। इसके बाद उनके फीचर्स भी ऐड किए गए, यानी कि ये आईटी एक्ट बनने से क्या फायदा हुआ वो फीचर्स भी आ गए। और इसके बाद ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है वो बताया था मैंने, यानी कि जम्मू कश्मीर को भी साथ में लेकर चले हैं, यानी कि कोई जगह बाकी नहीं है इंडिया की कि जहाँ पे आईटी एक्ट 2000 नहीं लगेगा। याद रखना, ये ऐसा एक्ट है जहां आपको बिना वारंट को आपका अरेस्ट हो सकता है, और मैंने ये भी चीज बताई थी कि कहीं ये नहीं लग सकता, नॉन एप्लीकेबल कहाँ है, तो उसके बारे में मैं ये बता चुका हूं। अब आज का हमारा सेशन कहीं से शुरू होता है, तो अब ये है। अब मैं आज को जो बताने वाला हूँ बहुत डेप्थ में बताने वाला हूँ कि ये साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है क्या, यानी कि साइबर का जो भी केस आता है उसके बाद उसकी ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश कहा जाता है,
तो उसके लिए भी सेक्शन है। देखो एस्टैब्लिश के लिए सेक्शन नंबर 48 में उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है, यानी कि साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाना है तो उसका भी सेक्शन 48 है। उसको कंपोज करना है यानी कि उसके अंदर ज्यादा ऐड कुछ करना है तो 49 को फॉलो करेंगे। उसके अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जिसकी हम क्वालिफाइड देखना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, तो सेक्शन नंबर 50 में दिया गया है। उसकी टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि कितने बरस तक वो काम कर सकता है, उसका सेक्शन नंबर 51 है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी यानी कि अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ ना कुछ कारण सर वो रहता है नहीं रहता है तो उसकी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए सेक्शन नंबर 53 में जाना पड़ता है। उसकी रेजिग्नेशन कैसे अप्रूव किया जाए और उसको कहीं से निकाल दिया जाए उसके लिए भी सेक्शन नंबर 54 है। वो एपीलेट जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है जहां पे कई सारे वैलिड और इनवैलिड प्रोसीडिंग होते हैं तो उसके लिए भी सेक्शन नंबर 55 दिया गया है। अपील करने के लिए हमको कैसा ट्रिब्यूनल में करना चाहिए तो वो सेक्शन नंबर 57 में है। उसका प्रोसीजर और पावर क्या है तो सेक्शन नंबर 58 में दिया गया है। राइट्स और लीगल रिप्रेजेंटेशंस कौन बना सकता है तो वो 59 में है। उसकी लिमिटेशन क्या है यानी कि साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में लिमिटेशन भी है जो सेक्शन 60 में कहा गया है। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिडिक्शन यानी कि ये जो प्रकार के केस है वो सिविल कोर्ट नहीं हैंडल कर सकती, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है जो सेक्शन नंबर 61 में किया गया है। आप इस कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको हाई कोर्ट में जाना है तो सेक्शन नंबर 62 में उसका मेंशन किया गया है। और अगर कुछ ऐसे कंपाउंडिंग फॉर्म कॉन्ट्रावेंशंस निकलते हैं तो वो सेक्शन नंबर 63 में मेंशन किए गए हैं। और अगर आपकी रिकवरी निकालनी है किसी पर्सन से या किसी सामने वाले जो हमारा एविडेंस है और विक्टिम है तो उसको सेक्शन नंबर 64 में मेंशन किया गया है। यानी कि इतने सारे सेक्शंस हमारे साइबर रेगुलेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल में लगते हैं। देख लीजिएगा, मैं 1-2 मिनट आपको यहाँ स्टॉप करता हूँ बिना आवाज के, अंडरस्टैंड कर लीजिए। (48), 15, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64 आप ये मेंशन कर सकते हो आपके ये अगर क्वेश्चन आए तो साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 48 एस्टैब्लिशमेंट। ये एस्टैब्लिशमेंट का है। देखिए इधर एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड टू एंड एस्टैब्लिश अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉल साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि सेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको नोटिफाई करती है एस्टैब्लिश करने के लिए और उसको कहा जाता है साइबर रेगुलेशन ट्रिब्यूनल। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नोटिफिकेशन में मेंशन किए जाते हैं और वो ही सभी सारे जुरिडिक्शन इसके अंदर आते हैं। इसी की कोई क्वेरी थी? ओके, थैंक यू। सो ये एस्टैब्लिशमेंट यानी कि उसकी शुरुआत कैसे उसको क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको डेवलप किया जाता है, कैसे उसको एस्टैब्लिशमेंट दिया जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 48 जहां पे कंपोजिशन फॉर्म आता है। कंपोजिशन यानी कि उसके अंदर कौन कौन लोग आ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स ओनली 1 पर्सन इन अ ट्रिब्यूनल, यानी कि एक ही पर्सन होगा ट्रिब्यूनल में, यानी कि इस पर्टिकुलर न्यायाधिकरण में वहां पे उसका नाम दिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द साइबर ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके अंदर एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा और ये कंपोजिशन में एक ही व्यक्ति को अलाउ करते हैं। अब आगे क्या होता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्वालिफाइड हुआ या फिर उसको अपॉइंटमेंट किया गया तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो अ पर्सन इज कंसिडर क्वालिफाइड, वो पर्सन को हम क्वालिफाइड कब उसको काउंट करते हैं या कंसिडर करते हैं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल ही हैज क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उसके पास जज की 9 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट के वो जज होने चाहिए। दूसरा, ही इज और वॉज द मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज, वो मेंबर भी होने चाहिए इंडियन लीगल सर्विसेज के। और एंड होल्ड और हैज अ
post in grade 1 of the services for at least last 3 years. grade 1 यानी कि क्लास 1 ऑफिसर चाहिए मिनिमम 3 बरस के एक्सपीरियंस के साथ। ये देखिए, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। आप ऐसे वैसे लोगों को साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं बिठा सकते। और उसका टर्म्स कैसा है? टर्म्स यानी कि अगर आप किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हो तो वो कब तक काम कर सकता है। तो द टर्म ऑफ ऑफिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इज 5 years। 5 साल तक वो काम करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग, उसके एंटरिंग यानी कि ज्वाइनिंग के साथ, until attain the age of 65 whichever is earlier। दोनों में से कोई एक अगर अर्ली आएगा उसके हिसाब से उसका टर्म पूरा हो जाएगा। 65 is the last age for service in India। 65 तक हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं, ऐसा इंडिया का रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया है। फिलिंग अप वैकेंसी, मान के चलो कि ये जो व्यक्ति है वो अर्ली निकल गया, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का वो पहले निकल चुका है, या फिर कुछ ना कुछ कारण से वो बीमार रहता है, या फिर उनके कोई निजी मामला है तो जो अभी उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हमारी ऑफिस को, यानी कि साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो वो क्या करेंगे? इफ फॉर एनी पर्सन अदर देन टेम्पररी एब्सेंट, वो टेम्पररी एब्सेंट रहते हैं, एंड देयर इज अ वैकेंसी इन अ ट्रिब्यूनल, और ये कारण उनका ट्रिब्यूनल में वैकेंसी हुआ, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हायर अनदर पर्सन अकॉर्डिंग विद द एक्ट टू फिल वैकेंसी, यानी कि ये जो वैकेंसी का सेक्शन है 53 उसके मुताबिक वो उनको वहां बिठा सकते हैं। एंड फर्दर द प्रोसीडिंग कंटिन्यू बिफोर द ट्रिब्यूनल फ्रॉम द स्टेट एट विच वैकेंसी इज फिल्ड। आप उसको उसी जगह पे बिठा सकते हो जहां से ये वैकेंसी क्लियर हुआ था, वैकेंसी ओपन हुई थी। तो ये फिलिंग ऑफ द वैकेंसी सेक्शन नंबर 53 में दिया गया है। टर्म ऑफ ऑफिस सेक्शन नंबर 51 में दिया गया है। अब क्या होता है, कोई कारण से कोई पर्सन कैसा होता है कि अगर आप बिठाओगे तो क्या मालूम वो कैसा काम करेगा, तो कभी कभी उसका रेजिग्नेशन भी हमको लेना पड़ता है या कभी कभी उसको निकाल देना पड़ता है। तो सेक्शन नंबर 54 ऐसा एक चीज है जहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिजाइन करता है तो उनको कहाँ नोटिस देना पड़ता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर can resign from his office after submitting notice to writing to the central government। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी नोटिस भेजेगा। अब क्या होगा? He hold office until expire of 3 months। 3 महीने तक तो काम करना ही पड़ेगा जब तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से वो क्लियर या अप्रूवल ना आ जाए। द होल्ड ऑफिस टिल अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर, और कोई पर्सन नया ना आए तब तक वो ऑफिस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, और दोनों में से जो अर्ली है वो आपको करना पड़ेगा। यानी कि आपका 3 मंथ का नोटिस पीरियड भी है, और अगर 3 मंथ में ये नोटिस नहीं आया तो जब तक नया पर्सन नहीं आता तब तक वो ऑफिस को संभालना पड़ेगा, और दोनों में से जो अर्लियर होता है वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये इस तरह से उसका रेजिग्नेशन और रिमूवल होता है। रेजिग्नेशन कब देना पड़ता है? कोई कारण से देना पड़ता है, या फिर उसकी कोई गिल्टी हुई हो या कोई ऐसी बिहेवियर हो जो बिहेवियर के कारण भी उसको निकाला जा सकता है। सो रेजिग्नेशन के आगे हम जो देखते हैं, तो इन केस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, कोई पर्सन ऐसा है उन्होंने मिसबिहेव किया, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो काम नहीं कर सकता, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये साइबर लॉ कैसे वर्क करता है, ये साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है, उनके दिमाग के बाहर का काम है। अगर वो ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर टू रिमूव प्रिसाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको निकाल सकता है। और अगर किसी ने मिसबिहेव किया तो क्या होता है, देखिए, दिस इज ओनली आफ्टर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट द इंक्वायरी। ओनली सुप्रीम कोर्ट के जज ही उसके लिए इंक्वायरी बिठा सकते हैं, इंक्वायरी बिठा सकते हैं। याद रखना, अगर किसी को मिसबिहेव में निकाल दिया तो उसकी अगर इंक्वायरी चलती है तो ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज कैन इंक्वायरी दिस काइंड्स ऑफ पर्संस, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अवेयर टू चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड हैज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अच्छा है और कोई कारण से उसको मिसबिहेव के पोस्ट में से निकाल दिया गया, मिसबिहेव के कारण से निकाल दिया गया, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने डिफेंडिंग के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के दौर पे जा सकता है विद और काइंड ऑफ चार्जेस, जो उनके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है वो लेकर उनके सामने खड़ा हो सकता है। अगर वो सही है तो
नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के मुताबिक जो रिजल्ट आता है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये कहा गया है रेजिग्नेशन और रिमूवेबल इन सेक्शन नंबर 54। अब कंस्टिट्यूट एपीलेट ट्रिब्यूनल का फाइनल और नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि नो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी क्वेश्चन इन एनी मैनर। अगर ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है कोई पर्सन के लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसा कहा गया है कि आप किसी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, एनी मैनर में कुछ भी नहीं कर सकते, तो नो वन कैन आस्क एनी प्रोसीडिंग। जब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, इन बिटवीन कोई प्रोसेस चलती है, तो उसके सामने कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं करेगा जब तक उसका आउटपुट न मिल पाए। ऐसा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पर्टिकुलर पर्संस को राइट्स दिया गया है। नो वन कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू पर्टिकुलर साइबर केस जो चल रहा है उसके ऊपर कोई भी उसको कुछ भी नहीं पूछेगा। याद रखना ऐसा भी है। साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल इन एनी मैटर सिंपली ऑन द ग्राउंड्स एनी डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ट्रिब्यूनल। कुछ भी क्वेश्चन नो बडी कैन आस्क अप टू एंड अंटिल। कब तक ये हो सकता है वो देखिए, तो वो ये सब भी उसको राइट्स दिया गया है कि नो वन कैन आस्क यू एनी काइंड ऑफ। इनवैलिडेट है, फाइनल है, जब तक उसका रिजल्ट ना आए तब तक उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर वो गलत है तो इस पर्सन को निकाल दिया जाता है, इंक्वायरी बिठाई जाती है और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज उसको हैंडल कर सकता है। तो याद रखना। इसके बाद आता है अपील टू साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर क्या होता है कि कोई पर्सन इस पर्टिकुलर प्रोविधान से यानी कि जो न्यायाधिकरण है हमारा साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल, उसमें कोई पर्सन गया लेकिन उसको सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अ पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द कंट्रोलर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑर्डर कैन अपील टू साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल हैविंग ज्यूरिडिक्शंस इन दिस मैटर। अगर किसी पर्सन ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उनको ऑर्डर दिया, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल में वो जा सकता है। अगर यहाँ पे भी उसको ऐसा लगता है कि नो अपील शैल बी लाई टू साइबर ट्रिब्यूनल फ्रॉम ऑर्डर टू मेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ पार्टी, तो ये साइबर ट्रिब्यूनल के अंदर वो आगे भी जा सकता है अगर यहाँ उसको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा अपनी अपील से। तो सेक्शन नंबर 57 में अपील करना यानी कि आप उसके सामने खड़े हो जाते हो और आपका जो केस है उसके सामने पॉजिटिव रिप्लाई देते हो कि ये सर ये गलत है, ये मैं सही हूँ, यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। तो ये सभी जो रीजंस होते हैं अपील के वो विदाउट प्रूफ नहीं चलते, वो विथ प्रूफ चलने चाहिए, तब जाके आप उसके सामने ये सब कुछ सेटिस्फेक्शन और नॉट सेटिस्फेक्शन भी रीजंस बता सकते हो और आगे की अपील के लिए आप आगे सेक्शंस में भी जा सकते हो अंडर द सेक्शन नंबर 57 में। अब चलो कि ये अपील आप कहां ले जा सकते हो, तो देखिए द पर्सन फिलिंग अपील यानी कि आपको ये ट्रिब्यूनल में अच्छा नहीं लगा, आपको ट्रिब्यूनल में जो कंट्रोलर ऑफिसर है उसके रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो द पर्सन फिलिंग अपील मस्ट बी शो विद इन 25 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम कंट्रोलर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है अगर आपको वो कुछ नोटिस देता है और आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप एज अ पर्सन यानी कि आप अभी विक्टिम हो, तो विक्टिम अपने लिए अपनी अपील 25 डेज में वहां पे दोबारा कर सकता है। देखना टाइम 25 डेज, याद रखना। अब क्या होता है, ऑन द रिसीविंग ऑफ अपील अंडर द सेक्शंस 1 ट्रिब्यूनल गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पार्टीज टू अपील स्टेट देयर पॉइंट्स एंड बिफोर पासिंग द ऑर्डर। कोई ऑर्डर आने से पहले ट्रिब्यूनल दोबारा उसको सभी पार्टियों को बुलाती है और सबका राय देखती है कौन से पॉइंट्स में वो क्या कहना चाहता है, तब जाके आगे का मामला ठीक होता है। यानी कि याद रखो अगर आप ट्रिब्यूनल में सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 25 डेज में दोबारा अपने ये साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो और वहां जाके आप सभी पार्टीज को बुलाकर दूसरी बार अपील कर सकते हो कि ये पॉइंट्स है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं और ये सुनना चाहते हैं। तो अब क्या होता है 57 में, तो आपको ये जो ट्रिब्यूनल है वो आपको एक कॉपी भेजती है। एवरी ऑर्डर मेड टू ऑल पार्टी, जितने लोग इसके साथ जुड़े हैं सबको एक ऑर्डर भेजती है अगर सुनने के बाद, और जितने भी पार्टीज उसके साथ है उनको भी भेजती है और कंसर्न कंट्रोलर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी भेजती है। यानी कि ये ट्रिब्यूनल इतना
अब ट्रांसपेरेंट मोड है जहां पे सबको सुनाई यानी कि सबकी अपील सुनी जाती है। सुनने के बाद जो अच्छा लगता है उसकी कॉपी बनाई जाती है और कॉपी बनाने के बाद सभी पार्टीज को यानी कि जितने इस केस के साथ जुड़े हैं सभी पार्टी को, इवन अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एज वेल एज कंट्रोलर ऑफिसर को भी इसकी कॉपी भेजी जा सकती है। अब क्या होता है, द ट्रिब्यूनल ट्राइज टू एक्सपेंसिवली डील विद द अपील्स, यानी कि जो आपने अपील की है उसके साथ बहुत बहुत सख्ताई से उसको पेश करने के लिए कोशिश करता है और ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द अपील फाइनली विद इन 6 months ऑफ रिसीविंग इट, उसके 6 महीने में ही उसका निकाल किया जाता है। इतना उनका स्ट्रिक्ट नेचर भी है ये इस ट्रिब्यूनल का। याद रखिएगा 25 डेज में री अपील किए जाते हैं और विद इन 6 months आप उसका फाइनल जजमेंट भी ले सकते हो। देख लीजिए, फाइनली विद इन 6 months ऑफ रिसीविंग इट, जैसे ही आपको 6 months में रिसीव मिलता है इसके पहले आपको ये जजमेंट दे देता है। यानी कि इस ट्रिब्यूनल का मेन नेचर ये है कि 6 months में कोई भी केस हो खत्म होना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। अब उसका पावर और प्रोसीजर क्या है, यानी कि इस ट्रिब्यूनल का पावर क्या है। पावर क्या है वो तो आपने देख लिया और ये देख लीजिए पावर क्या है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डज नॉट बाइंड द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि साइबर ट्रिब्यूनल में जो केस चलता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के साथ उसका कोई भी नाता नहीं है। याद रखना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों के कोई भी मेलजोल नहीं है, वो अलग है, ये भी अलग है। हाउएवर the principle of natural justice guide it and it's subject to other provision of act, यानी कि जो भी एक्ट लगाए जाते हैं वो साइबर के लगाए जाते हैं, नहीं कि सिविल प्रोसीजर के, और उनका अपना तरीका होता है। इस ट्रिब्यूनल यानी कि साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का अपना तरीका होता है, अपनी प्रोसीजर होती है और ये जो कर रहा है ट्रिब्यूनल हैज अ सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि जितना भी सिविल कोर्ट में जितना भी राइट्स दिया गया है उतना सेम राइट्स इसी ट्रिब्यूनल को भी दिया गया है, यानी कि इसी जो न्यायाधिकरण प्रक्रिया है उसको भी दिया गया है सेम। याद रखना, सेम टू सेम, सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन उसकी जो राइट्स है उसकी जो प्रोसीजर है वो दोनों की अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों का सेम है। यानी कि जो कोर्ट का मैटर होता है और कोर्ट का फाइनल जजमेंट होता है इसके बाद गवर्नमेंट भी उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकती, वैसा ही राइट्स हमारे साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी है। अब वहां पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो उनके राइट्स है, यानी कि उनके पावर्स है। देखिए यहाँ समिंग और एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग हिम अंडर द ऑथ, यानी कि आपको आपने देखा होगा कोर्ट में जाते हो तो वो महाभगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर जो ऑथ निकालते हैं, यानी कि आपको बुलाते हैं कि जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, वो सभी प्रकार के प्रोसीजर इनमें भी है। दूसरा, एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि साइबर सिक्योरिटी में भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, उसके लिए एश्योरिंग करते हैं कि ये सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए, वो है या नहीं है। रिसीविंग द एविडेंस ऑफ एफिडेविट, यानी कि जो एविडेंस आप दे रहे हो उसका एफिडेविट भी लिखवाते हैं, यानी कि लिखित में चाहिए आपने क्या क्या सबमिट किया, क्या क्या नहीं सबमिट किया, वो भी। इंश्योरिंग द कमीशन ऑफ एग्जामिनिंग विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कमीशन भी बनाती है कि जो आपने विटनेस रखे हैं वो ट्रिब्यूनल में यानी कि कोर्ट में या फिर डॉक्यूमेंट्स वो सही है या गलत है वो चेक करने के लिए कोई और कमीशन बिठाती है। रिव्यूइंग इट्स डिसीजंस, यानी कि जो डिसीजन उन्होंने लिया उसके लिए रिव्यू कमिटी भी बिठाती है कि क्या ये सही रिव्यू है या गलत है। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इज एक्स पार्टी, यानी कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिसमिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। ये सभी प्रकार के जितने भी पावर्स है वो सब कुछ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी है अंडर द सेक्शन 58। जैसे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कोर्ट के पास है उसके पावर्स कोर्ट के पास है, वैसे ही पावर इनके पास भी है। अब राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि 59 में जो एपिलेट है आइदर इन पर्सन और ऑथोराइज वन और मोर लीगल प्रैक्टिशनर और प्रेजेंट हिज केस बिफोर द ट्रिब्यूनल। याद रखना, जो पर्सन के साथ ये कुछ हुआ है वो पर्सन या फिर ऑथोराइज वन यानी कि जो अथॉरिटी है उसको एक और एक से ज्यादा लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि वो वकील रख सकता है और वो वकील
अपना केस ट्रिब्यूनल के साथ रख सकता है। एक और एक से ज्यादा लीगल प्रैक्टिशनर, देख लीजिए, लीगल प्रैक्टिशनर प्रेजेंट कर सकता है और वो ट्रिब्यूनल के साथ रख सकता है। सेक्शन 59 में उसका राइट्स है। लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन ये है कि द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में अप्लाई टू द अपील्स मेड टू द ट्रिब्यूनल। इसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं ट्रिब्यूनल लगा सकते। यानी कि साइबर का अगर आपको केस किसी के सामने रखना है तो आपको ट्रिब्यूनल में ही आना पड़ेगा, यानी कि CRAT में ही आना पड़ेगा और वहां आपका ये लीगल केस चलेगा। इसके अलावा कहीं और नहीं लगेगा। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिडिक्शन, यानी कि इस प्रकार के केस चलाने के लिए सिविल कोर्ट में कोई जगह नहीं है। इफ द IT Act 2000 empower the executing officer or cyber appellate tribunal for certain matter, no civil court can enter any suit or proceeding for the same। यानी कि आपने अगर साइबर का केस लगाया है या फिर आपके ऊपर साइबर का केस लगता है तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि सिविल कोर्ट्स के लिए ये राइट्स ही नहीं है ऐसे केस चलाने के लिए। तो ये है साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का बहुत 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 पावर। फर्दर, नो कोर्ट कैन ग्रांट टू इंजेक्शन इन एनी एक्शन दैट पर्सन टेक्स द पर्सन्स ऑफ एनी पावर दैट एक्ट कन्फर अपॉन हिम, यानी कि कोई कोर्ट उसके ऊपर भी नहीं जा सकती जो पर्टिकुलर पर्सन को इस साइबर ट्रिब्यूनल एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने किसी प्रकार का उसको जुर्माना लगाया हो या किसी प्रकार की उसकी जेल की सजा दी हो। याद रखना, नो कोर्ट कैन ग्रांट एन इंजेक्शन ऑन एनी एक्शंस दैट पर्सन टेक्स परस्यूशंस ऑफ एनी पावर दैट एक्ट कन्फर अपॉन हिम, यानी कि मैंने कोई एक्ट किया है जो साइबर के, और मैंने कन्फर कर लिया कि मैं ही हूँ गुनहगार, और साइबर कोर्ट ने मुझे उसके ऊपर जो भी जुर्माना लगाना था लगा दिया, या फिर उन्होंने मुझे जेल की सजा सुनाई दिया, तो मैं किसी कोर्ट में जाऊंगा तो कोई भी कोर्ट उसके ऊपर और कोई एक्शंस या और कोई प्रकार का रिएक्शंस मोड नहीं दे सकता। ये है उनका राइट्स, ये है उनका पावर, ये है उनका क्या कहते हैं, रेगुलेशंस, ये साइबर रेगुलेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल का। अब सर मुझे उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है, यस यू कैन अपील टू हाई कोर्ट, दैट इज 1662। Let's say the person is not satisfied with the decision of order of tribunal। अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे सेटिस्फाइड नहीं हो, then you can file appeal to the high court, यानी कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट जाने के लिए आपके पास 60 डेज होते हैं, यानी कि जैसे ही आपको ऑर्डर मिला, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 60 डेज के अंदर आपको हाई कोर्ट के अंदर ये मामला रिपीट, रीअप्लाई या रीअपील करना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर अंडर द सेक्शन 62। अब क्या होगा, द हाई कोर्ट कैन एक्सटेंड, अगर कोई कहता है कि सर 60 से ज्यादा दिन मिलते हैं, यस द कोर्ट कैन एक्सटेंड पीरियड बाय अनदर 60 डे, आपको इससे भी ज्यादा दिन दे सकते हैं। कब? इफ इट फील्स दैट अपीलेंट, यानी कि आप जो क्लाइंट हो, क्लाइंट के पास सफिशिएंट कॉज हो और रीजंस हो, आपके पास ज्यादा रीजंस होने चाहिए, आपके पास ज्यादा जो विक्टिम्स होते हैं वो सभी प्रकार के अच्छे हो या रिजनेबल हो, तो आपको कोर्ट 60 से ज्यादा दिन भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि 60 दिन में ही आपको री अपील करना चाहिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कब जाएंगे? अगर आप साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में सेटिस्फाइड नहीं हो तब, याद रखना, अंडर द सेक्शन 62। अब सर क्या होता है कि कभी कभी जो डिसीजन हमारा होता है और बाहर वाले का होता है वो कॉन्ट्रावेंशंस होता है, तो ये भी याद रखना, द कंट्रोलर और एनी अदर ऑफिसर दैट ही और द एग्जीक्यूटिंग ऑथोराइज मे कंपाउंड एनी कॉन्ट्रावेंशंस। कॉन्ट्रावेंशंस मतलब एक दूसरे से खाद मिले हुए, मिली भगत जिसको कहते हैं। तो कंपाउंडिंग इज पॉसिबल आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडर, यानी कि ये जो कंपाउंडिंग वाला केस चलता है वो आपके प्रोसीडिंग के पहले भी हो सकता है और प्रोसीडिंग के बाद भी हो सकता है, और उसका कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन है। ये नहीं मालूम किसी को भी कि ये कितने मामले में कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है। और कॉन्ट्रावेंशन कब होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि ये सर ये गुनाह किया तो उन्होंने इतना मुझे जुर्माना लगाया, लेकिन मैंने ये गुनाह किया था तो उनको इतना ही लगा था, ऐसा क्यों? तो ये कॉन्ट्रावेंशन जो होता है वहां पे
उसका ध्यान रखा जाता है कि सम डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी, यानी कि उसका भी रूल्स बनाया गया है। तो किसी भी पर्सन को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगा सकते हो। कोई पर्सन ऐसा है जो इतना पैसा नहीं दे सकता, वो भी उनको ध्यान में रखकर हाई कोर्ट या फिर साइबर ट्रिब्यूनल अपील उसको ध्यान में रखती है और उसको पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक करती है। उसके बाद उसको मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मेरे पे एक साइबर केस लगाया और मैंने आप पे इतना पेनल्टी भेजा है कि मान के चलो 1 लाख रुपीज पर डे। अब इतना तो पॉसिबल ही नहीं है सामने वाला पर्सन मुझे 1 लाख रुपीज पर डे मुझे दे सके। तो यहाँ उसका प्रोविजन है, यहाँ उसका प्रोविजन किया गया है कि साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल उसके साथ कई सारे रूल्स बिठाती है। वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है, मैंने बोल दिया सब्जेक्ट टू कंडीशन है, यानी कि वो चेक करती है कि ये कैसा काम था जहां पे आपने इतना सारा पेनल्टी उस पर्सन पे लगाया है। तो वो देखकर आपको मे बी 10,000 पर डे या फिर 5,000 पर डे या फिर आपकी इनकम कितनी है और सामने वाले की इनकम कितनी है उसके एवरेज मिलाकर वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। तो ये भी ये वहां पे कॉन्ट्रावेशंस में सेक्शन 63 में दिया गया है। ऐसे कई सारे वर्क है, मैं बताता हूं, देखिए आगे। अंडर द सब सेक्शन 1, a person who commit the same or similar contravention within the period of 3 years from the date on which his contraventions was compounded। मान के चलो आपको 3 बरस के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था जो पहले किसी पर्सन को ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया था और आपको किसी और ने दिया था, तो आपको विद इन 3 ईयर्स के अंदर ये सब कुछ जो भी कॉन्ट्रावेशन हुआ है वो आप वहां पे लगा सकते हो। उसके लिए जो भी जुर्माना या फिर आपको जो भी प्रोसीजर करना है वो कर सकते हो। A second contraventions after the expiry period of 3 years from the date in which his or contraventions are compounded। कभी कभी आपके सेकंड कॉन्ट्रावेशंस आते हैं जो आपके 3 बरस के बाद भी आ सकते हैं आपके इसके लिए। तो ये सभी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको समझने के लिए सेक्शन नंबर 63 के साथ सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 भी पढ़ना पड़ता है। तो ये उनके कॉन्ट्रावेशंस वाले कंपाउंडिंग रूल्स दिए गए हैं। ये करने से ये होता है, अगर ये किया तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे रूल्स कंपाउंडिंग फॉर्म में है जो आपको समझने के लिए थोड़ा वक्त भी चाहिएगा। और कभी कभी आप देखो यहाँ कॉन्ट्रावेंशन में क्या आता है, नो प्रोसीडिंग इज पॉसिबल अगेंस्ट द पर्सन गिल्टी। कभी कभी ऐसा भी है कि किसी पर्सन जिन्होंने ये काम गलत किया है फिर भी उनको कोई भी प्रकार की गिल्टी भी नहीं हो सकता या फिर उनके लिए कोई प्रोसीडर भी नहीं है, क्योंकि उनका विक्टिम या फिर उनके जो प्रूफ होने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। साइबर लॉ में कई सारे ऐसे विक्टिम भी है जहां पे उसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं मिलता और उसका कोई भी प्रकार का प्रूफ नहीं मिलता, तो वो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर भी आपको पता है तो सर मैक्सिमम कितनी रिकवरी उनके पास हो रही है। तो सेक्शन 64 में इफ पेनल्टी इज इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट इज नॉट पेड, अगर आपने किसी पर्सन को आपको पेनल्टी लगाई और आपने पेड नहीं किया, देन सेम इज रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। जैसे कि लैंड रेवेन्यू में जो भी रूल्स रेगुलेशन है वैसे ही उसके पास भी रिकवर किया जाता है। और अगर उनके पास लाइसेंस हो, डिजिटल सिग्नेचर हो, तो वो सस्पेंड किया जाता है और उसकी यही पेनल्टी जब तक उसकी पेनल्टी पेड ना कर पाए। तो ये भी सेक्शन 64 में दिया गया है और ये भी आज का पूरा सेशन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस वंस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शंस अंडर द साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल। देखिए मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेक्शंस बता रहा हूँ जिसके कारण आपको पता चले। और ये 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होगा कि हाउ वी कैन राइट और व्हाट आर द राइट्स एंड पावर्स और कॉन्ट्रावेशंस अंडर द साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल। देख लीजिए ये इनको एक बार कौन से सेक्शन में कौन सी बात है। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है कि लिमिटेशंस वाला एक्ट साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल में कौन सा है, तो उसको लिमिटेशन कहा जाता है। 60 नंबर का एक्ट, यानी कि 60 सेक्शन में लिमिटेशन दिया गया है। अगर आप किसी पर्सन को टर्म ऑफ ऑफिस कहाँ दे रहे हो तो सेक्शन नंबर 51 में आता है। अगर किसी पर्सन की रिकवरी और पेनल्टी करना चाहते हो तो कहाँ से मिलेगा, तो सेक्शन नंबर 64 में आता है। अगर आप किसी पर्सन को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, यानी कि साइबर रेगुलेशन साइबर अपीलेट जो हमारा है उसको एस्टैब्लिश कैसे करते हो, तो सेक्शन नंबर 48 में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आई